हमारा कोई खबर नहीं सुनते। लोग लगा रखे अंदर ही कर देते हैं। हम लोग खाने का पैसा सैलरी भी छोड़ने के लिए तैयार हो। वो बता रहे हैं कि उन्हें जानवरों की तरह वहाँ रखा गया है। इस बारे में जो है विदेश मंत्रालय का मत जानना चाहता है। एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक पत्र लिखा जाएगा सऊदी अरब राजदूत कार्यालय को। सऊदी अरब से आई है एक भाई की गुहार। अपने परिवार में आ जाए, अपने घर में आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं दीपेश जैन। दोस्तों, इन दिनों डेंगू ने अपना 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाहाकार मचा रखा है। डेंजरस होते डेंगू के डंक ने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक दहशत का माहौल बना दिया है। केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य की शिवराज सरकार तक इसे फैलाने वाले मच्छरों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ऊपर से अब स्वाइन फ्लू ने भी फिर से दस्तक देकर प्रदेश की जनता का दर्द और मर्ज दोनों और बढ़ा दिए हैं। स्वाइन फ्लू का कहर ऐसा है कि एक जरा सी छींक भी लोगों को अस्पताल के दरवाजे तक खींचे ला रही है। कुल मिलाकर सूबे में डेंगू और स्वाइन फ्लू ने आतंक मचा रखा है, जिनका दायरा हर रोज बढ़ते जा रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ अलर्ट के सहारे सरकार इन बीमारियों से निपटने में कामयाब हो पाएगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। देश भर में आज से गणपति उत्सव शुरू। जगह जगह चौक चौराहों पर विराजे गजानन। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पत्नी साधना और बेटे कार्तिकेय के साथ गजानन को लेने पहुंचे। सीएम हाउस में हुई गणपति की स्थापना। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर भी विराजे गजानन। गाजे बाजे के साथ सीएम रमन और परिवार के लोगों ने की पूजा अर्चना। रायपुर में राजभवन में भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हुआ उत्सव। राज्यपाल बलराम दास टंडन ने की पूजा अर्चना। रायगढ़ को सिटी बस की सौगात। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 20 बसों को दिखाई हरी झंडी। राजेंद्र कासवा की मौत की अफवाह पर विराम। एसआईटी ने कहा जिंदा है पेटला वध का गुनहगार, जल्द होगी गिरफ्तारी। एसआईटी का बयान, पहचाने नहीं गए 3 शवों का होगा डीएनए टेस्ट। भोपाल में महिला के साथ दिल्ली जैसी दरिंदगी। 3 युवकों ने चलती बस में किया गैंगरेप। 2 दरिंदे गिरफ्तार। देर रात हलालपुर से बस में सवार हुई थी महिला। छिंदवाड़ा के आदिवासी हॉस्टल में बच्चे के साथ हैवानियत। चपरासी ने खौलता पानी बच्चे पर डाला, बुरी तरह झुलसे मासूम की हालत गंभीर। शिवपुरी में आतंक मचाने वाला 10,000 का इनामी डकैत मुकेश बंजारा गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी मिले। सागर में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा। 14 बोलेरो, एक ट्रक जब्त। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ से चुराते थे गाड़ियां। और भोपाल में धरने पर बैठे अध्यापकों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। 4 दिन से धरना दे रहे शिक्षकों को खदेड़ा। This program is sponsored by CXCT. तकरीबन 8,000 करोड़ का बजट, फिर भी डेंगू कर रहा लोगों को चट। जी हां, ये मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमे के बड़े बड़े दावों का सच है। नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में पूरे देश में डेंगू से 54 मौतें हुई और इनमें सबसे ज्यादा 12 मौत अकेले मध्य प्रदेश में हुई।
वहीं स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत का सच भी प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाने और शर्मिंदा करने वाला है। सूबे में जनवरी से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत की संख्या 500 के पार पहुंच गई है, जो जबलपुर में हुई 4 मौतों के बाद 504 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, डॉक्टरों की एक विशेष टीम भी बनाई, लेकिन इन सब के बावजूद स्वाइन फ्लू और डेंगू से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का सवाल एक बार फिर ज्वलंत हो उठा है। बीमारू राज्य से उबरकर विकास की ओर बढ़ने वाले राज्य की दुहाई वाले प्रदेश में डेंगू और स्वाइन फ्लू की बीमारी ऐसी बदनसीबी बन गई है जिसका रास्ता मौत की मंजिल से मिलता है। लोगों में दहशत, मरीजों में खौफ, अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल और लेबोरेटरी में इनके नमूनों की बाढ़ सी लग गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि महामारी बन रही इन बीमारियों से कैसे बचा जाए। जबलपुर में स्वाइन फ्लू से 4, भोपाल में डेंगू से 2, जबकि इंदौर, रीवा, ग्वालियर, सतना और मंदसौर में हाल ही में एक शख्स की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू और डेंगू को बेकाबू और जानलेवा होते देख स्वास्थ्य महकमे ने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी सीएमएचओ और जिला अस्पताल अधीक्षकों को फ्लू क्लिनिक खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन दिनों देश भर में मच्छरों की गूंजती हुई इस आवाज ने दहशत फैला रखी है। हर वक्त लोगों को एक डर लगा रहता है, न जाने कौन सा मच्छर कब काटे और डेंगू से लेकर स्वाइन फ्लू जैसी संक्रमित बीमारी अपने आगोश में ले ले। लेकिन इन खतरनाक बीमारियों का खतरा टलने के बजाय दिन ब दिन अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है और पूरे देश को डराकर रखने वाले डेंगू का डंक अब मध्य प्रदेश में भी डेंजरस होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू ने भी फिर से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, जिसका नतीजा बुधवार को जबलपुर में स्वाइन फ्लू के चौथे मरीज के मौत के रूप में सामने आया। मगर राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां भी पिछले महीने डेंगू के 10 पॉजिटिव मरीज से 3 गुना ज्यादा यानी 31 पॉजिटिव मरीज इस महीने में मिल चुके हैं। अकेले बुधवार को 8 नए मरीजों की पुष्टि की गई। कुल मिलाकर डेंगू के 38 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू की वजह से भोपाल, रीवा और ग्वालियर में 1 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के लिए हम लोग जैसे यहाँ हम लोगों ने सैंपल्स लिए हैं, भोपाल में हम लोग तत्परतापूर्वक सैंपल लेते हैं, तो 107 लोगों का सैंपल लिया है, जिसमें से 15 पॉजिटिव आए हैं और जिसमें से जो 8 केसेस हैं वो दूसरे जिलों के हैं, 7 जो है भोपाल के कुछ केसेस पॉजिटिव हैं। ये हम लोगों ने जांच की व्यवस्था की हुई है, जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जैसे जयप्रकाश चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के अलावा जितने प्राइवेट संस्थान हैं उनको भी चिन्हांकित किया है, तो 25 संस्थान चिन्हांकित हैं। वहीं प्रदेश में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर ने देरी से ही सही लेकिन सरकार और स्वास्थ्य महकमे की नींद तोड़कर रखी। लिहाजा सूबे के हालात बिगड़ते देख खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभालते हुए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की और संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही प्रदेश भर में डेंगू और स्वाइन फ्लू की रोकथाम और उपचार के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके लिए लार्वा और फीचर सर्वे के लिए टीमों की संख्या भी 26 से बढ़ाकर 56 कर दी गई। स्वास्थ्य अफसरों को आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड। सीएमएचओ रोजाना करें व्यवस्थाओं की निगरानी। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव रोजाना करें इंतजामों की समीक्षा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डेंगू, स्वाइन फ्लू का मुफ्त इलाज। राज्य के 59 अस्पतालों को स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज करने की भी मान्यता। इतनी आवश्यकता है हमको अभी फील्ड में, उस तरह से हम सबकी ड्यूटीज लगा रहे हैं और हम अभी लोगों को फीवर सर्वे के लिए भी लगा रहे हैं, तो हमें अगर उस तरह के केसेस मिलते हैं, हमें आवश्यकता होती तो आवश्यकता अनुसार छुट्टियाँ भी निरस्त की।
सूबे में स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस पहले से ही सक्रिय होकर लोगों के लिए फांसी का फंदा साबित हो रहा है, वहीं डेंगू भी लगातार आक्रमण कर लोगों का दम निकालने पर आमादा है और मौजूदा मौसम में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का डंक और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। ऐसे में देरी से जागी सरकार और स्वास्थ्य महकमे को कई चुनौतियों और सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। सवाल है कि क्या डेंगू और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा इस बार पूरी तरह तैयार है? क्या सिर्फ अलर्ट जारी कर देने से इन बीमारियों का कहर थम जाएगा? और आखिरकार सरकार निजी अस्पतालों के लिए कोई गाइडलाइन कब तैयार करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब स्वाइन फ्लू का फ्लो बरपाने लगे कहर, डेंगू का डंक जमकर मचाए और स्वास्थ्य महकमे के तमाम दावों वादों का फिर से निकलने लगे दम, सवाल उठते हैं। डेंगू और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कितना तैयार है स्वास्थ्य महकमा? क्या सिर्फ अलर्ट जारी करने से थम जाएगा बीमारियों का कहर? क्या निजी अस्पतालों के लिए भी कोई गाइडलाइन तैयार करेगी सरकार? मामला दो गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ है जिसने पिछले साल कई लोगों की जान ली थी और इस साल वही सब न दोहराया जाए, इसीलिए आज हम चर्चा के लिए इकट्ठा हुए। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का, बीजेपी संवाद प्रमुख, डॉक्टर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों बीमारियों से बचाव के बारे में भी उनसे हम बात करेंगे। साथ में है कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी। कांग्रेस ने पिछले साल काफी हल्ला किया था, हंगामा किया था, पुतले जलाने की राजनीति की थी। इस बार कांग्रेस क्या करे सरकार को जगाने के लिए, उनसे हम बात करेंगे। और साथ में विशेष टिप्पणी के लिए जो असली हकीकत है, जो अस्पतालों की हकीकत है, सरकार की जो तैयारी, उनकी हकीकत, जमीनी हकीकत बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। पिछले साल 150 से 200 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई थी। हालात ये थे कि जब तक रिपोर्ट आती थी तब तक मरीज की मौत हो जाती थी। वेंटिलेटर नहीं थे, आइसोलेशन वार्ड ठप पड़े थे, डेंगू की जांच के लिए किट नहीं थी, जो किट आई थी वो घटिया क्वालिटी की थी। छिड़काव जो दवाई का होता था, चूंकि मशीन के लिए घासलेट नहीं है तो वो दवा का छिड़काव तक इलाकों में नहीं हो पाता था। ये पिछले साल की हालत थी और सरकार और तमाम अधिकारी हाथ पैर पटकते रहे कि बस हम कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं, करते पूरा सीजन निकल गया। 200 लोगों की कम से कम मौत हो गई थी। क्या सबक लिया था हमने? देखिए दीपेश जी, एक बात हमको ये समझना चाहिए कि जब भी बारिश से हम ठंड की ओर जाते हैं तो एक बीच में संक्रमण काल एक आता है जब जिसको हम चेंजिंग वेदर बोलते हैं, और इस चेंजिंग वेदर के दौरान वायरल लोड और मच्छरों का जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, उनकी संख्या, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। यानी कि ये कुछ महीने ऐसे होते हैं जो बीमारियों का कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा पीरियड माना जाता है कि भांति भांति की उल्टी, दस्त, बुखार, मलेरिया, डेंगू या फ्लू, भांति भांति प्रकार के, केवल स्वाइन फ्लू नहीं, कई प्रकार के फ्लूज हैं जो आते हैं, जो आमतौर पर सर्दी जुकाम के रूप में शुरू होते हैं और फिर आगे कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इन 2-3 महीनों में देखेंगे जब तक कि टेम्परेचर सेट इन नहीं होता है, और मेरे ख्याल से नवंबर एंड तक ये अवस्था चलेगी। जब टेम्परेचर 26 डिग्री से काफ़ी 3-4 डिग्री नीचे आ जाएगा औसत, तो फिर इसका पॉपुलेशन कम होने लगती है, वायरल लोड भी कम होता है। तो ये 3 महीने हम कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2-3 विभाग इकट्ठे इसमें काम करेंगे। जैसे आपने जितने आरोप लगाए हैं वो 2-3 विभागों से शासकीय रूप से संबंधित होते हैं, जैसे नगर निगम होता है, और एक मेरा और फेवरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको आप लोग भूल गए होंगे, वो कहलाता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसका हिंदी अनुवाद होता है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। यानी कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हम शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स या तैयारियां करें जिससे कि पब्लिक हेल्थ अच्छी बनी रहे, जिसमें पेयजल भी आता है, सफाई भी आती है, कूड़े के ढेर कैसे हटें, नालियां कैसे बने, उनकी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एक आती है जिसका एक बड़ा महकमा होता है, और तीसरा स्वाभाविक है स्वास्थ्य विभाग होता ही है। तो तीनों स्तर पर कोऑर्डिनेटेड वे में मुझे लगता है प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने पक्ष रखा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा शहरी हिस्सा है। बहुत सारी बीमारियां शहरी हिस्से की बीमारियां हैं, क्योंकि शहर में कूड़े के ढेर ज़्यादा होते हैं, शहर में गंदगी ज़्यादा होती है,
और इस प्रकार के जो फ्लू वायरसेस होते हैं, जो स्ट्रेन चेंज करते रहते हैं बार बार, इसकी शहर में अधिकता ज़्यादा होती है। और वहीं आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र कंपैरेटिवली फिर भी इससे बचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शहरी क्षेत्र, अर्बन एजेंसीज का एक बहुत बड़ा रोल है, तीनों का साथ में काम करने की तैयारी होना चाहिए। एक बात से मैं जरूर आपकी डिफर करता हूं कि इस सब पूरे चुनौतियों के बीच भी शासकीय तंत्र जो है उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी तैयारी यदि इन विषयों में किसी की होती है तो वो शासकीय अस्पतालों की होती है। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल तो क्या होता है, कई बार इस मौके का लाभ भी उठाते हैं। व्यापारी लोग होते हैं, हम उनको चिकित्सक मान के चलते हैं, लेकिन वो व्यापारी ज़्यादा होते हैं। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। जैसे ये कार्यक्रम होगा तो इसके बाद लोग कई बार निजी चिकित्सालयों की तरफ भागते हैं, तो वो इस मौके का फायदा भी उठाते हैं। तो मीडिया के इन खबरों का एक जाते हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल में कभी डॉक्टर ही नहीं है, ये डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ है तो बेड तक नहीं है, जमीन पे लिटा के आप इलाज मैं करें। यही तो बात कहना प्राइवेट चाहता हूँ कि ये धारणा बहुत गलत है दीपेश जी। और ये मैं कोई प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ। मैं पिछले 25 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्स तक उसमें भाग लेके देख के आया हूँ। मतलब मैं उसमें काम करा है मैंने, और इसके बाद भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि शासकीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सक हैं। उनका एटीट्यूड इमरजेंसी और चुनौतीपूर्ण सिचुएशंस के लिए बहुत अच्छा है। रूटीन में आप उनको रिलैक्स पा सकते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब जब चुनौतियां आई हैं, इस प्रकार की महामारी या इस प्रकार की बातें निकल कर आती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके, जैसे ब्लड बैंक, प्राइवेट ब्लड बैंक की स्थिति पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी अच्छा पिक्चर नहीं है। मैं खुद डिप्टी डायरेक्टर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल भी रहा हूँ, जो इनको रेगुलेट करती रही है। तो हम लोगों ने भी उस समय बहुत अभियान चलाया था, एक एक कमरे में जो ब्लड बैंक चल रहे हैं। क्योंकि डेंगू का जब हम जिक्र करते हैं तो प्लेटलेट काउंट डाउन होती है। हाँ, तो वहाँ एक बड़ा मारामारी मची हुई थी प्लेटलेट की। एग्जैक्टली। वहीं आप देखेंगे तो इस शहर के आज भी सबसे बेहतर ब्लड बैंक्स में BMHRC का नाम आएगा या हमीदिया अस्पताल का नाम आएगा। हर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक को आप बेहतर अवस्था में पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि एकदम से हम शासकीय अस्पतालों के प्रति यदि अनास्था क्रिएट करेंगे तो उससे पब्लिक मिसगाइड होगी। तो हम जो चर्चा करेंगे पब्लिक वैसे भागेगी। हमने जैसे ही बोला कि नहीं है, देखिए जिसके पास पैसा है वो ही जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसके पास पैसा नहीं वो तो बेचारा हमारे कहने या न कहने से वो उसको सरकारी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आपका संपादकीय और हमारी कोशिश ये है कि वहां पर उसे इलाज मिले। एज एक्सपर्ट ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों का दोहन कम होता है। और आप मत मानिए मेरी बात, क्योंकि मुझे आप राजनीतिक प्रवक्ता मानते हैं, इसलिए नहीं मानेंगे। आपका गुस्सा शासकीय तंत्र के प्रति इसलिए नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि विपत्ति में मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक मौका हमेशा शासकीय तंत्र को देना चाहिए। वो बेटर इक्विप्ड होते हैं और कम एक्सप्लॉइट करते हैं, ये ऐसा मेरा निवेदन है। और हाँ, तैयारियों की जरूरत अभी भी है, क्योंकि शासकीय तंत्र जितनी ज्यादा पॉपुलेशन को कैटर करता है उतना निजी भी नहीं करता है। और चूंकि वहां पर पैसे का उतना लेन देन होता नहीं है, तो सारा का सारा जो धन का भार है वो शासकीय तंत्र पर ही रहता है। ठीक है, स्वाभाविक है कि हमको पर 1000 ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और हम इस समय में बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ उठाने आते हैं। पर मेरी विनती फिर यही है, क्योंकि इन बीमारियों में ब्लड बैंक और थोड़ी एक्सपर्टीज, एकेडमिक्स ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए आप मेडिकल कॉलेजेस और जिला चिकित्सालय का भरपूर उपयोग उठाएं, ये मेरी विनती। अब स्थिति ये है डॉक्टर साहब की जूनियर डॉक्टरों की सारे मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल चल रही है। वो हड़ताल पर बैठे, आप स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ किए जा रहे, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की, लेकिन अब यही है कि छत्तीसगढ़ अपना पड़ोसी राज्य जहाँ पर नसबंदी कांड हो जाता है और अखोड़वा कांड भी हो जाता है, उसके बाद फिर कैसे आप कहें कि दीपेश जी करेंगे। मैं कोई नसबंदी कांड को यार डिफेंड करने नहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वो मैं अपने बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं कि का डेंगू से निपटने के लिए सरकारी तैयारियां क्या है। हम ये सर सबसे बेहतर ब्लड बैंक यदि किसी के पास हैं, क्योंकि डेंगू की सबसे बड़ी इमरजेंसी लो प्लेटलेट काउंट है। मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूं। मैं आप मत करिए यकीन, क्योंकि मैं रास्ता दिखाऊं, आप नहीं देखना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि मेडिकल कॉलेजेस के ब्लड बैंक, सरकार किसी की भी हो, मैंने 25 साल कहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बात को,
मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, पर ये मेरा संदेश है कि मेडिकल कॉलेजेस पे यकीन करना, उनके ब्लड बैंक्स पर यकीन करना। मैं जो काला पक्ष निजी का है वो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, हालांकि निजी ब्लड बैंक्स में भी अब इंस्टीट्यूशनल आ रहे हैं वो अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब देखिए, इस बार निजी प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी मदद ली, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि सरकार को लेनी पड़ी, इस पर भी आपसे बात करेंगे। दुर्गेश जी आपके पास, उसके पहले राघवेंद्र से जरा जो हितेश जी ने तमाम बातें की उस पर जरा सच्चाई हम समझ लेते कि है दरअसल क्या। राघवेंद्र जी, पिछले साल के पूरे हालात हमने देखे कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन 2-4 लोगों की मौत ना हुई है स्वाइन फ्लू या डेंगू की वजह से प्रदेश में। इस बार जब सरकार जागी है, कल एक लंबी मीटिंग हुई कई अधिकारियों के साथ, प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी उस मीटिंग में शामिल, कई विभागों की मीटिंग शामिल है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, अधिकारियों को कागज पर निर्देश भेज दिए गए हैं और उनका पालन हो। हालांकि सीएम ने कहा कि रोज 10 बजे वो समीक्षा भी करेंगे, उनको रिपोर्ट चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम हो रहा है, या क्या ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं इस बार पूरा सरकारी तंत्र तैनात है, मजबूत है, कमर कस ली है कि साहब डेंगू से एक भी हम किसी की मौत नहीं होने देंगे, स्वाइन फ्लू से किसी की मौत नहीं होने देंगे? देखिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी में 2 खूबियां हैं। एक तो वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख हैं, संवाद प्रमुख हैं, जो प्रदेश में 10 साल से राज कर रही है। दूसरी बात है कि उन्होंने खुद कहा कि वो पिछले 25 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एम्स तक उन्होंने काम किया है। दोनों चीज़ों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उनकी सारी टिप्पणी बहुत सधी हुई थी, उनकी सारी चीज़ें बड़े फ्रेम में थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के का डिफेंड करने भी आए, जो जिसको लेकर बहुत मारा मारी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर लोग भरोसा नहीं करेंगे सरकारी तंत्र को, किस पर करेंगे? आदमी भागता तब है वहाँ से जब उसको जिंदगी के बजाय मौत मिलती है। ये मैं कोई किसी फिल्म का संवाद नहीं बोल रहा हूँ। अभी पिछले दिनों की बात है कि केंद्र से एक दल आया था, जो भोपाल के जेपी अस्पताल को हम जिला अस्पताल कहते हैं, सरकार ने उसको ठीक करने की पूरी ताकत लगा रखी है। उस अस्पताल के प्रबंधकों ने जब उसकी खुद पड़ताल की थी, खुद नंबरिंग की थी, तो उसको 100 में से 90 और 96 नंबर दिए थे। जब केंद्र का दल आया तो उसने जब जांच पड़ताल की तो उसने दिए 59। मेरा कहना यह है कि जब राजधानी के जिला अस्पताल की हालत यह है, जहां वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, जहां सरकार बैठी हुई है, अगर उस अस्पताल की हालत यहाँ जिसकी करोड़ों रुपए लगते हैं, मेरा कहना ये जो सब बात हो रही थी कि आदमी जाएगा तो वहीं अस्पताल, लेकिन जब इलाज नहीं लगा तो कहाँ भागेगा? कर्ज लेगा, पैसे लेगा, जेवर गिरवी रखेगा, प्राइवेट में जाएगा। और वहाँ डॉक्टर नहीं, वो संकोच कर रहे थे कहने में, मैं बहुत खुद रूप में कहना चाहता हूँ, वहाँ डॉक्टर कम कसाई ज़्यादा मिलेंगे। और यही वजह है कि आदमी वहाँ जाने के बाद लुटता है, कर्ज लेता है और बाद में अपने परिजनों की अक्सर लाश लेके आते हैं लोग। तो कुल मिलाकर ये है, वो भी तब जब तक पूरा बिल नहीं चुका देते हैं। कुल मिलाकर ये है, मैं सरकार को नहीं दोष दूंगा। मेरा कहना है कि जब तक इस पूरे अभियान में, इस पूरे मामले में जनता शामिल नहीं होगी, चाहे वो डेंगू हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे मलेरिया हो या पोलियो की दवाई हो, सरकार एक बात मेहनत कर सकती है, हम उस पर बहुत कटाक्ष कर सकते हैं, लता सकते हैं, उसको बहुत झिड़क सकते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। दुख यही है कि सरकारी तंत्र जब अपंग होता है तो बेचारा गरीब आदमी वो सबसे पहले मारा जाता है। इस बात को भी डॉक्टर वाजपेयी जी को हम सबको समझना पड़ेगा कि गरीब आदमी तो वहीं जाता है और जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तब वो जेवर गिरवी रखता है, और जेवर भी जाते हैं, मरीज भी जाता है, और उसकी वो खेती की जमीन बेचता है, वो मकान बेचता है, वो जिससे जो बन सकता है वो करके इलाज की कोशिश करता है। मैंने नमूने के तौर पर जेपी अस्पताल का उदाहरण इसलिए दिया, इनजस्टिस होगा, लेकिन एक लाइन नहीं आप बोलिए बात में बस करना चाहता हूं, एक लाइन। राघवेंद्र जी, कभी आप स्टडी कराइएगा कि प्रतिदिन कितने ऑपरेशंस इन मेडिकल कॉलेजेस से होते हैं और सफलता से होते हैं, बहुत गरीबों के होते हैं। तो मुझे लगता है इन प्रोफेसर्स का और ये लोग जो काम कर रहे हैं दिन रात, उनके साथ थोड़ा सा इंजस्टिस होगा। और मोर्टेलिटी आपको मैं बता दूं, एक स्टडी है इस बात को लेकर कि निजी चिकित्सालयों में मोर्टेलिटी ज्यादा है और शासकीय अस्पतालों में, क्योंकि मोर्टेलिटी प्रति 1000 होती है। तो जब आप वो देखेंगे तो तब मिलेंगे। हमारा मानना है कि वहाँ प्रेशर बहुत होता है और सुविधाएं उस हिसाब से कम होती है, लेकिन डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है तो वो उसकी ड्यूटी है। अगर पत्रकार खबर लेके आ रहा है तो वो उसकी ड्यूटी है। मेरा कहना ये है कि वो अगर कर रहे हैं तो वो काबिले तारीफ नहीं है, वो संतोष की बात है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही उनका उत्साह बढ़ाए रखिए, बस इतना निवेदन। नहीं, उत्साह बढ़ाने की स्थिति तो ये कि सरकार खुद लगी है तो उनका उत्साह बढ़े। सरकार नहीं बढ़ा पाती राघवेंद्र जी, कई बार। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उनको तनख्वाह भी देती है, उनको सुविधाएं भी देती है,
उनके लिए सारे संसाधन इकट्ठे करती है, उत्साह वहीं से बढ़ता है। ये तो लोग कहते हैं कि साहब इतनी कम सैलरी में तो हम इलाज नहीं कर सकते। वो जूनियर डॉक्टर इसीलिए हड़ताल पर बैठे क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में ना दवाइयां इलाज के लिए, ना उनका स्टाइपेंड फंड बढ़ाइए। हर साल का यूं कहे कि हर त्रैमासिक हड़ताल आजकल जूनियर डॉक्टर भी करने लगे हैं कि हर 6 महीने में वो हड़ताल पर चले आते हैं। बहुत सारे कारण है दीपेश जी। नहीं ठीक है, वो बिल्कुल, लेकिन सरकार से है ना नाराजगी, मांग तो सरकार से, सरकार पूरी नहीं करती तो फिर वो हड़ताल जारी रहती है। फिर 10-12 दिन का वही घटनाक्रम। मुझे कम से कम 10 साल हो गए ये सब सिलसिला देखते हुए। और जो डॉक्टर साहब ने जो शुरुआत की थी कि जो 3 महीने का फेस्टिवल आ गया त्योहारों के साथ बीमारियों का भी, ये जनवरी तक रहेगा जब तक पारा हाई लेवल पर रहता है। इसको इसीलिए गुड टाइम फॉर डॉक्टर्स बोलते हैं। वो तो बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा, ये जो चीजें हैं कि ये बीमारी का मौसम है, ये तो पहले से पता है ना कि जुलाई के बाद बीमारी आएंगी, है ना, दिसंबर के बाद बीमारी आएंगी। इसीलिए कर रहे हैं। जब हमको पहले से पता है तो उसके इलाज के लिए हम पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी क्यों नहीं करते? दिक्कत यहीं से शुरू होती है, चाहे वो नगर निगम हो, पीएचई हो, या स्वास्थ्य महकमा हो, या खुद आम जनता। अगर वो बीमारियों के आने के पहले से तैयारी करेगी तो ये संकट कम होंगे। लेकिन सरकार को लोग इसलिए कोसते हैं क्योंकि सरकार का पहला और प्राथमिक दायित्व ये है कि वो ये सब करे, और दिक्कत ये है कि वो इसमें शुरुआत में असफल हो जाती है, पहली बॉल पे आउट होती है। शायद इसकी वजह है कि देरी से हम लोग तैयारियां शुरू करते हैं। जब स्थिति विकराल रूप लेने लगती है तब हम उसमें सचेत होते हैं, लेकिन जब तक हम हालात पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तब तक वो काबू से बाहर। पिछले साल तो कम से कम यही हुआ है, पूरे आंखों के सामने के घटनाक्रम। डॉक्टर साहब चाहेंगे तो मैं सिलसिलेवार बता सकता हूँ कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ। लेकिन दुर्गा जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार ने अपनी ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोज मुझे रिपोर्ट चाहिए। आप क्या संतुष्ट हैं इन तमाम इंतजामों से डेंगू और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए? जैसा वाजपेयी जी ने बोला, राघवेंद्र जी ने बोला, सैद्धांतिक बातें बोली जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, या सरकारी अस्पताल, ये सब बातें व्यवहारिक रूप से जो चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सरकारी अस्पतालों पे तो ट्रस्ट हो या नहीं हो, अंत तो वहीं पे होता है। जब प्राइवेट अस्पताल वाले भी आखिरी में उठा के जब बाहर डिस्चार्ज करते हैं तो सरकारी अस्पताल में ही ले जाना पड़ता है। फिर उसका जो भी निकाल अंत है वो वहीं होता है, या मरीज घर जाता है या सीधे शमशान जाता है। पर वस्तु स्थिति यह है कि पिछले वर्ष जो हमने देखा कि सरकार ने आम जनमानस को प्राइवेट अस्पताल की तरफ एक तरीके से धकेला, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करी कि आप फलाने अस्पताल में चले जाइए, आपको वहां ये मिल जाएगा, आप फलाने अस्पताल में चले जाइए, उन अस्पतालों में ये सुविधाएं आपको मिलेंगी, साथ में सरकार जो है जो पैसे से सहायता करेगी वो आपको मिलेगी। जबकि हकीकत जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी मालूम है, क्योंकि पिछले वर्ष स्वाइन फ्लू में मेरे एक रिलेटिव एक्सपायर हुए थे, मैंने उसको बहुत करीबी से अनुभव किया कि स्वास्थ्य के सबसे बड़े डॉक्टर भोपाल के अंदर उनके अस्पताल में वह सांस की बीमारी को लेकर एडमिट हुए। 3 दिन में उन्होंने हालत ये कर दी कि उनको कहने लगे कि आप वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। उन पे भरोसा खत्म होने के कारण वहीं से लगे हुए दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ही भेजा, जिसका सरकार की तरफ से बराबर ऐड हो रहा था कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं। 5 दिन वहाँ रहने के बाद वेंटिलेटर पे रखा, 6ठे दिन उनकी डेड बॉडी हम वहाँ से लेके गए। उसके उपरांत बाद में मेरे स्वयं के पिताजी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई, मैं उनको लेके निकला। मैं एक सरकारी अस्पताल में गया था क्योंकि मैं रास्ते में जा रहा था, अचानक ही उनको सांस लेने की प्रॉब्लम हुई, जो भी एक पानी पीते में झटका सा लगा था, और मैं उनको सरकारी अस्पताल में ले गया। तो वहाँ पर जो है सांस के लिए हवा ऑक्सीजन के लिए सिर्फ उन्होंने एक मास्क का बोला आप लगा दें, और मास्क वगैरह मैंने लाके अरेंज किया, जबकि मैं पूरा टीवी में और सब में ऐड देख रहा था कि सब चीज़ें मुझे वहाँ सुविधा मिलेगी। मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पारिवारिक अनुभव है। प्राइवेट अस्पताल में जाके मैंने उनको एडमिट कराया, वहाँ उन्होंने वेंटिलेटर सेमी वेंटिलेटर कुछ कहते हैं, वो तेज ऑक्सीजन देते हैं। 3 दिन 4 दिन में उनका स्वास्थ्य कुछ रिकवर हुआ। मैं घर लेके पहुंचा। उस 3-4 दिन में उस प्राइवेट अस्पताल ने मुझसे कितनी दवाइयाँ, कितना वेंटिलेटर का सामान और कितने मुझसे मास्क खरीदवाए, जबकि सरकार ऐड कर रही थी मास्क फ्री में मिल रहे हैं। मुझसे कितने मास्क खरीदवाए, पूरी रसीदें हैं। उसके बाद में मुझे ये पता चला कि वहाँ स्वाइन फ्लू की जांच के लिए भी सैंपल मुझसे लिया गया। वो सैंपल के बाद में वहाँ ये बोला ये फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरा। बोले यदि इसमें आप पॉजिटिव निकले तो आपको पूरा सरकार पैसा बेयर करेगी, यदि नेगेटिव निकला तो 5,000 रुपए की सहायता राशि आपके पास आएगी। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। तो वहीं एक डॉक्टर जो मेरे थोड़े वाकिफ थे, उन्होंने कहा आप मत लेना, आपके पास पैसा आए तो किसी गरीब को दे देना, सरकार दे रही है ले लो।
आज तक मुझे नहीं मालूम कि वो 5000 का क्या हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी स्वाइन फ्लू से निगेटिव आए थे। तो ये अव्यवस्थाएं मैंने देखी है, ये समस्याएं मैंने स्वयं झेली है। मैं अपनी कहीं ना कहीं पकड़ रखता हूं, पहचान रखता हूं, 10 लोगों के टच में हूं, तब ये स्थिति है। और एक आम आदमी की क्या स्थिति करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और समस्या आज हमारी यही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है, एक आम आदमी को अस्पताल में इलाज मिल जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ के लगातार कॉल आ रहे हैं। सबसे पहले रायसेन से निरंजन जी अपना सवाल कीजिए। सर जी भैया, डेंगू के लिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। मैं डेंगू का ये मच्छर है तो पानी से पैदा होता है, पानी के लिए क्या कर रहा है निकालने के लिए? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से इसका भी निराकरण पूछने की कोशिश करेंगे कि शायद मिट्टी का तेल का छिड़काव या कोई दवा का छिड़काव इससे किया जाए ताकि वहाँ पर लार्वा जो है डेंगू का वो न पैदा पाए। बिल्कुल आऊँगा दुर्गेश जी आपके पास में। एक और कॉलर है नसरुल्लागंज से, वीरेंद्र हमारे साथ है, अपना सवाल कीजिए। चलिए अगले दर्शक हैं शिवपुरी से, कमल जी अपना सवाल कीजिए। हाँ सर जी, मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी इनके चिकित्सालय हैं, ये सारे के सारे इन्होंने सफाई के उस पे दे दिए हैं पूरे मध्य प्रदेश में ठेके पे। तो इनके पास सीपर्स की कमी आ गई और सरकार का पैसा बड़ी संख्या में उन ठेकेदारों के पास पहुंच रहा है। सफाई भी पर्टिकुलर नहीं हो रही, शहरों में भी सफाई नहीं हो रही, सीपर है ही नहीं है इनके पास। गाँव में तो नाम के लिए भी नहीं है इनके पास एक भी सीपर। जहाँ गंदगी पड़ी है, गटर है, वो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, क्योंकि मच्छर इसी से पैदा हो रहे हैं। और भोपाल के पौष इलाकों को छोड़ दें तो जो बाकी इलाके, क्योंकि खुद मैंने कई इलाके देखे जहाँ पर कचरा नहीं उठता है और इतना दुर्गंध होती है, उस इलाके से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर बिल्कुल डॉक्टर साहब से हम जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। चलिए डॉक्टर साहब आपके पास ही आते हैं। ये जो 2-3 सवाल इकट्ठा हो गए हैं और जो दुर्गेश जी ने जो समस्या बताई कि हॉस्पिटल जब पहुंचता, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया कि मास्क फ्री में दे दें, दवाइयां फ्री में दे दें, जांच फ्री हो जाएगी, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो आदमी को तो जान बचाने की फिक्र है, उससे कितना रुपया लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, उससे कुछ पता नहीं चलता। इस समस्या का अंत कैसे सरकार कर पाएगी? देखिए, इसमें अगेन क्योंकि ये एक एपिडेमिक की तरह है, ये बीमारियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कह रहा हूँ, रूटीनली भी होना चाहिए। तो यदि आप इसके लिए देखेंगे तो आखिर ये किस लेवल की केयर मांगती है। तो हमारे यहाँ हम लोग मूल तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल मानकर चलते हैं। टर्शरी यानी कि बहुत विशेषज्ञ केयर की, जिसकी वेंटिलेटर्स और बाकी सबकी बातचीत आपने करी है। तो 7 करोड़ जनता के लिए मध्य प्रदेश जो टर्शरी लेवल की केयर का काम है, वो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लगभग लोड जो है वो मेडिकल कॉलेजेस पर आ जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की केयर जिला चिकित्सालय तक हो पाती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है क्वांटिटी का, ये मेडिकल कॉलेजेस पर रहता है दीपेश जी। जबकि आप देखेंगे उस मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं वही शहर के सबसे अच्छे अस्पतालों में राउंड लेते हैं। इसके कई पक्ष हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा अपना अभिमत भी है इस बात को लेकर, लेकिन वो सबसे बेहतर डॉक्टर हैं। लेकिन ओपीडी उनकी 100, 150, 200 लोगों की होती है, जो बहुत कठिन होता है 2 घंटे में उन मरीजों को देखना, उनको इलाज देना, और उतनी संख्या में एडमिशन्स निकल के आते हैं। नंबर 1 तो ये दबाव के लिए प्लानिंग होना चाहिए कि अब जब बड़ी से बड़ी जनसंख्या टर्शरी लेवल केयर चाहती है तो हमें किस प्रकार अपग्रेड जिला चिकित्सालयों को या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को करना चाहिए। हम इसमें कर सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेकेंडरी लेवल पहुंचे, प्राइमरी सेकेंडरी हो जाए, और टर्शरी लेवल कम से कम 10 जिला बड़े चिकित्सालय ऐसे चुने जो क्षेत्रीय स्तर पर 2-2, 3-3 जिलों के ऊपर हो, 5-5 जिलों पे हो, जो उसको पूरा कर सके। ये मेरा एक सबमिशन है अनुभव के आधार पे। दूसरी बात जो कुछ दर्शकों ने कही, बिल्कुल एक प्रिवेंशन का एक बड़ा हिस्सा है, राघवेंद्र जी ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है, इसमें हमारा व्यक्तिगत काम भी है और शासकीय पक्ष भी है। व्यक्तिगत हम इसलिए मान सकते हैं कि जैसे घर के आसपास यदि कितने विज्ञापन आते हैं उसमें बताते हैं पानी आप हटा सकते हैं, उसकी निकासी तय करें या उस पर छिड़काव करें, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो नगरीय निकाय की संस्थाएं वो देती हैं, पाउडर्स हैं और स्प्रेज हैं। तो मुझे लगता है उनका उपयोग करना चाहिए, वो आपको जानकारी मिली जाएगी। और जो बात स्वीपर और इसकी इन्होंने कही है, तो जो हेल्थ पॉलिसी चलती आ रही, क्योंकि मैं कांग्रेस की सरकार में भी डायरेक्टरेट में रहा हूँ,
तो इसलिए कांग्रेस बीजेपी का अगेन विषय नहीं है, लेकिन कुछ कैडर हमारे यहाँ डाइंग कैडर कर दिए गए हैं। स्वीपर उसमें से एक है दीपेश जी, तो नेचुरली वो वर्क प्राइवेट एजेंसीज को पीपीपी के ये कई शहरों में उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाया भी जा रहा है। जब काम ही आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरा सुझाव ये है उन लोगों को। हाँ, इसलिए अब हम इसको लॉजिकल एंड पे कैसे पहुंचाएं, समझते हैं आपने गुनाजी सबने, मैं सहमत हूँ। तो क्यों ना कांग्रेस विपक्ष के रूप में और हम सत्ता पक्ष के रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम इनकी मॉनिटरिंग करें। रूटीन सिस्टम तो है ही, यदि इस प्रकार की शिकायतें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालयों की मिलती है कि एजेंसीज ठीक काम नहीं कर रही हैं, तो हम उन एजेंसीज को बदलवाने के लिए काम कर सकते हैं। और विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी आए निकल कर, केवल टीवी स्टूडियो में ना रहे। दूसरी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं मैं, 3 महीने के लिए एक अच्छे सजग और सतर्क सकारात्मक विपक्ष के लिए कांग्रेस भी एक कंट्रोल रूम अपना बनाए कि आइए हम इन मरीजों की मदद करें, और हम लोग भी इस काम को करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बिल्कुल। कुछ दर्शक है, उसके बाद आता हूं दुर्गेश जी आपके पास में। सबसे पहले दमोह से अज्जू सोनी हमारे साथ में, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, हम दमोह से सोनी बोल रहे हैं जी। एक हमारे यहाँ एक समस्या है, जो नालियां हमारे करोड़ों रुपए भी अरबों रुपए की नालियां बनी है, बहुत महंगी नालियां बनी, लेकिन एक रुपए में नालियां बनी। आप नेटवर्क में नहीं शायद अज्जू जी, इसलिए आपके आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। ग्वालियर से नरेंद्र एक और दर्शक। नरेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। नरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? दतिया से एक दर्शक है फिरोज खान, अपना सवाल कीजिए खान साहब। इलेक्ट्रॉन से संपर्क टूट गया है। दुर्गेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपेश जी, वाजपेयी जी ने जो बातें बोली सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छी लग रही है, और जो भी बात बोल रहे हैं, पर हकीकत यह है कि पिछले 12 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने हम लोगों को भी मेरी बात सुन लें। कंट्रोल रूम बनाएंगे वाजपेयी जी, मेरी बात सुन लें। मैं सहयोग करूंगा आप नहीं, आप एक मेरी बात सुन लें। यदि आप बीच में ऐसे बात को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं शायद आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं भी आपसे जानना चाहता हूं आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप ऐसे मेरी बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। धमकी मत दीजिए अरुण यादव की तरह, आप अच्छे आदमी हैं। मैं अरुण यादव जी मेरे बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको आप किसी स्थिति में अच्छा और बुरे की आकलन करना आप अपना देखें। मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है अपनी कमियां सुनना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब सुन लेते हैं। आप इतनी देर से दुनिया का बखान कर रहे थे, हम सुन रहे थे, आप हमारी बात डॉक्टर साहब, आपकी कमियां जो है वो आप अपनी मेरी गुजारिश डॉक्टर साहब झांक लें। एक सकारात्मक चर्चा के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए, उस पर जवाब हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। मैंने और कुछ तो नहीं कहा, माननीय उसके बाद ये कहें ठीक है, बोलने नहीं दूंगा। वो स्थिति में नहीं है, नहीं बोलने दे रहा हूँ। ठीक है, आप जब डॉक्टर साहब हम भटक जाएंगे, समय कम है डॉक्टर साहब, कई कॉलर हैं। ऊपर दादागिरी आप किसी चलिए अब आप दोनों 2 मिनट, आप दोनों मुझे 2 मिनट दीजिए। सागर से एक दर्शक है हमारे साथ में, उनका सवाल ले लेते हैं। आकाश जी अपना सवाल कीजिए। बहुत दुर्भाग्यजनक सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मलेरिया। एक मिनट डॉक्टर साहब, दुर्गेश जी, आकाश जी अपना सवाल कीजिए। जी, हम ये पूछ रहे हैं कि मलेरिया की जो मच्छर पनपता है, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, ये बताओ। आप राजनीति मत करो इस उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यही चीज पूछना चाह रहा हूँ वाजपेयी जी से कि मैं बोलने नहीं दूंगा। चलिए, आपको असभ्य लगा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे बात को, पर चूंकि आपने मेरी बात को बीच में काटा, इसलिए मैंने बोला कि मैंने आगे बढ़ते हैं, आप शांति से आगे बढ़ते हैं। मेरा ये कहना है कि 12 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार चल रही है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस अपनी जो भूमिका निर्वाह करना है वो सही तरीके से मेरी नजर में कर रही है। आपको जैसा भी लगता हो, मुझे कतई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको हमारी पार्टी में क्या फर्क लगता है। पर अब आप सुन लें महाराज, सुन तो लीजिए। आपके पास में हजारों करोड़ों का बजट है, भोपाल शहर की राजधानी आपकी, आपने भोपाल शहर के अंदर पूरा विकास हुआ, नया कोलार बना, पूरा कोलार क्षेत्र आपने पहले नगर पंचायत किया, सब किया, दुनिया की उसमें काम किए। वहां एक अस्पताल क्यों नहीं बनाया? आपने करोन क्षेत्र तक नगर निगम पहुंचा दी, वहां एक अस्पताल क्यों नहीं बनाया? आपने भोपाल को सीहोर से टच कर दिया, आप इस पूरे एरिया में एक भी अस्पताल अभी तक क्यों नहीं बना पाए? आदरणीय मैं भोपाल में वही कह रहा हूँ, असत्य बोल रहे हैं। ठीक है, आप बता दीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा ना, आप बता दीजिएगा कि जहां पर पूरी जनसंख्या 2003 में हेल्थ इंस्टीट्यूशन की क्या संख्या थी और 13 में क्या थी? दीपेश जी अभी रन कर देंगे। मैं तो दीपेश जी रन कर देंगे, नहीं कर देंगे। हकीकत बखान पर जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इसमें सवाल जोड़ो दुर्गेश जी, ठीक है आपकी बात। दुर्गेश जी
कंट्रोल रूम हम बना देते हैं। हाँ। हम वहाँ की समस्याएं आपके पास ले जाते हैं। हमारी छींक से तो आप 353 और 500 और ये दुनिया के केस हम पे लाद रहे हैं। आप तो इतने घबराए हुए कि यदि कांग्रेस ही कोई छींक जाए, मैं स्वयं ज्ञापन देने से ये मैं स्वयं दुर्गेश जी आप उसके अलावा आज मुद्दा बहुत दीपेश जी मैं बता रहा हूँ, आज हम उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप दूसरी बात को छोड़िए। आपके नहीं हम भटक गए दुर्गेश जी प्लीज, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत गंभीर सवाल उठा रहा हूँ दुर्गेश जी। डॉक्टर साहब से जवाब ये चाहिए कि पिछले साल जब जबलपुर रिपोर्ट जब सैंपल जाता था स्वाइन फ्लू का या डेंगू का हो, रिपोर्ट आने में 4 दिन लगते थे, डेंगू का नहीं स्वाइन फ्लू का, और तब तक मरीज की मौत हो जाती थी। कोर्ट तक ये मामला पहुंचा कि साहब बाकी शहरों में, भोपाल इंदौर में आप लैब क्यों नहीं बना रहे हैं? कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसकी तैयारी कीजिए। सरकार ने आदेश भी दे दिया या यूं कह की स्वीकृति दे दी कि हम लैब बनाएंगे। डॉक्टर सीजन आ चुका बीमारियों का, आपके मुताबिक क्या तैयारी है लैब की? इसका पहली चीज तो ये एक प्रकार का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सैंपल आने के बाद कोई इलाज में परिवर्तन होगा। जो स्वाइन फ्लू का इलाज होता है वो क्लिनिकल सिम्टम्स पे शुरू हो जाता है। स्वाइन फ्लू के लिए जो पर्टिकुलर दवाएं जिसको टेमीफ्लू और बाकी नामों से आती हैं, वो पहले ही सिम्टोमेटिक प्रोटोकॉल पर तय कर दी जाती है। उसके प्रोटोकॉल बने हुए हैं। उस प्रोटोकॉल में कहीं नहीं लिखा है कि जब उसका सैंपल पॉजिटिव आएगा तो ही देना है। तो ये बातें मुझे लगता है दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, इसमें जब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में मरीज आता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज से निकल जाता है, उसके बाद कि लैब कब खुल जाएंगी, जो कोर्ट ने आदेश दिया था। दुर्गेश जी, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, ये कहना गलत है कि मरीज मर जाता है उस वजह से। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए स्थितियां तो यही सामने आई हैं। मैं आप जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह सच हो सकता है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि किस तरीके से इलाज, लेकिन जो बातें सामने आई कि रिपोर्ट भेजी जाती है तब तक यूं कहे कि सादा बुखार का इलाज किया जाता था, सर्दी जुकाम का इलाज किया जाता था, और जब स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो जाती थी उसके बाद उसका शायद इलाज शुरू किया जाता था, और तब तक देर होती थी, मरीज वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति। ये नहीं है बात ये है, सीधा जवाब नहीं दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डायग्नोसिस और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, जिसको प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट बोलते हैं, आप खुद उठा के नेट पे पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कब ट्रीटमेंट। कोर्ट ने लैब खोलने को बोला था डॉक्टर साहब, तैयारियां क्या? मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, कोर्ट ने बोला था ये लैब्स खोलना ICMR को, क्योंकि स्वाइन फ्लू की जो लैब्स हैं वो केंद्रीय इंस्ट्रक्शंस के तहत नोटिफाइबल डिसीजेज हैं। नोटिफाइड डिसीजेज उनको खोलना है। मैं फिर वो इस राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ दीपेश जी, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक फैसले मैं मानता हूँ इस बात। केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इन सब बड़ी बातों से हटकर हम सब की जिम्मेदारी है कि 3 महीने हम लोगों की मदद करें। यदि शासकीय तंत्र में कुछ कमियां भी हैं तो भी हम क्यों नहीं सामने आए निकल के मदद करने? ब्लड की जरूरत पड़ती है, मुझे आप बताइए। आदमी टेस्ट की वजह से नहीं मरता है, उसको ब्लड चाहिए होता है, प्लेटलेट चाहिए होती है। स्वाइन फ्लू में ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाइन फ्लू में ब्लड की आवश्यकता, ठीक है, प्लेटलेट्स उनका कहने का जबान फिसल गई होगी, बिल्कुल ठीक है। छोटी आप डेंगू को लेके हम स्वाइन आप पूरा डिस्कशन करिए, मैं तो इतना बोल दूंगा। मेरे मेडिकल ज्ञान पर चुनौती कर रहा है। अरे दुर्गेश जी, लैब खोलने की बात थी, दुर्गेश जी, कोर्ट का आदेश स्वाइन फ्लू की लैब खोलने की, ठीक है दुर्गेश जी, स्वाइन फ्लू की लैब अभी तक नहीं खुलवाई। दुर्गेश जी, राघवेंद्र जी भी हमारे साथ में, उनसे हम इस समस्या को और समझने की कोशिश करते हैं। दर्शक हमारे साथ में सागर से धीरज जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ भाई साहब, सभी लोगों को मेरा प्रणाम जी। मैं भाई साहब एक बात जानना चाहता हूँ। पहले स्वास्थ्य के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में एक ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किया जाता था जिससे मच्छर पैदा ना हो, लेकिन एक अभी सिस्टम निकाला है कि जिस गांव में पिछला रिकॉर्ड देख के जिसमें मलेरिया फैला हो या मलेरिया के 2-4 पेशेंट आए हो, उस गांव में ही केवल ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किया जाता है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो हमारे महानुभाव बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मलेरिया तो कभी भी फैल सकता है, क्योंकि मच्छर पैदा बरसात में होता है, तो सभी जगह ब्लीचिंग पाउडर क्यों नहीं छिड़काव? आपने इलाके के पार्षद से कभी कहा ऐसा करवाने को? जी, पार्षद से कहा, BMO से मिले, CMO से बात मेरी हुई श्रीमान जी, तो लेकिन वो उनका कहना ये होता है जिसमें पिछला रिकॉर्ड में जिसका मलेरिया का रिकॉर्ड ये रहा हो कि 10 पेशेंट हुए हो जिस गांव में, उस गांव में ही ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये है आपका सरकारी महकमा है, बिल्कुल आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। व्यंग मत करिए, ये एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रोटोकॉल है
और ये साइंटिफिक प्रोटोकॉल, डॉक्टर क्योंकि ये एंडेमिक डिसीज आपने है। कहा कि लोग आगे आए, समस्याएं बताएं, मैं बोल रहा हूं ना आपको, जा रहे हैं पार्षद के पास जा रहे हैं, सीएमओ के पास जा रहे हैं, वो कह रहे कि साहब ऐसा नहीं, अभी हमने खिड़की से फैल जाएगी, ये एक एंडेमिक डिसीज है, ये तो कोई तरीका नहीं होता। तो उस पर नियम और दुनिया की अब ऐसा आंख बंद करके हाथी को सूंड से पकड़ोगे तो वैसा दिखेगा, पूंछ से पकड़ोगे। जब मैं बता रहा हूँ टेक्निकली इसको कि ये एंडेमिक डिसीज है, एंडेमिक डिसीज के अपने डिसीज प्रोटोकॉल होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस से चलकर एक गांव तक आते हैं। उन प्रोटोकॉल्स का पालन स्थानीय एजेंसीज भी करती हैं। अब कल को ये बोलेंगे साहब मेरे को मलेरिया की दवा दी थी, मैं गया था ब्रूफेन देके भेज दिया, तो मरीज और आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का यदि कहीं वायोलेशन हो रहा है, कहीं पर एंडेमिक, वहां पर इंडेक्स मिल रहा है, आपको मलेरिया इंडेक्स बोलते हैं इसको, तो वो इंडेक्स मिल रहा है तो उस इंडेक्स के लिए भी क्लासिफिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, भोपाल के टीटी नगर, नेहरू नगर, कोलार में लार्वा मिल रहा है, कई जगहों पर कितने के ऊपर छिड़का हुआ दवाइयों का, या जो हर साल जो पंप जो धुआं छोड़ा जाता है वो कहाँ अभी शुरू हुआ है? इस सवाल को आप उल्टा करिए, इसमें ये बताइए कि वहां पर लार्वे का इंडेक्स ये है और यहाँ ये होना चाहिए, ये चीजें नहीं हुई, तो जो नहीं हुई होगी उसको हम करवाएंगे, सुनिश्चित कराएंगे और मानेंगे नहीं हुई। यही तो आपकी आप ब्लैंकेट सवाल लगा देते हैं। एक दर्शक हम कॉल ले लेते हैं। हाँ, बीना से मुकुंद हमारे साथ में, दुर्गेश जी, राघवेंद्र जी बहुत देर से, ठीक है, बीना से मुकुंद हमारे साथ। मुकुंद जी अपना सवाल कीजिए। मुकुंद जी आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जैसे अब हम गांव में हैं, पंचायत में हैं, थोड़ा तेज आवाज में आप सवाल कीजिए। जी, तो हम ये पूछते हैं कि पंचायत की कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब गांव में हैं, आप दवाई। ठीक है आपका सवाल है। राघवेंद्र जी, डॉक्टर साहब ने तो कहा कि साहब शहरी क्षेत्रों की समस्याएं, लेकिन हकीकत ये कि कई ग्रामीण इलाकों से लोग शहर में जाते हैं इलाज कराने और वहाँ उनकी मौत होती है और ऐसा लगता है कि जबलपुर में मौत हो गई और या भोपाल या इंदौर मौत हो गई। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? ये जो गांव से समस्या आ रही कि साहब दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, मच्छरदानी, इंदौर में हुआ था एक घटना कि वहाँ पर मच्छरदानी और जो दवाइयाँ थी, क्लोरीन की गोलियाँ थी, वो सड़ गई थी, गोदाम में भर के रखी गई थी, वो जांच हुआ, पता तक नहीं चला कि क्या, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, क्या हुआ था क्या नहीं। बजट हमारे यहाँ जो आता है अनाप शनाप तरीके से खर्च हो जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, स्वास्थ्य संचालक यूं ही नहीं अरब खरबपति हो जाते हैं और उनके यहाँ फिर छापे पड़ते तो सच्चाई सामने आती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। राघवेंद्र जी आप और कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे सहानुभूति है डॉक्टर वाजपेयी जी से, क्योंकि वो जिस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने आए या उनके बचाव में आए, बहुत सारी जगह उनकी चादर फटी हुई है और वहाँ वो बचाव करने की स्थिति में नहीं है। अलग बात है कि वो टेक्निकल बात करके डिफेंड कर सकते हैं। मैं लेकिन जो 2-3 दर्शकों ने सवाल किए थे, उनका कहना यह था कि जो पानी में मच्छर हो जाते हैं उसको आखिर हम कैसे, क्या चीज़ डालकर बचाएं उनसे। लोग कहते हैं कि DDT आप छिड़किए, कुछ स्प्रे आता है, वो कुछ कहते हैं कि आप घास का तेल। मेरे ख्याल से अगर हम ये बता पाएँ उनको कि वो क्या पानी में डालें ताकि वो लार्वा या वो मच्छर पैदा ना हो। मेरी जो जानकारी है, मुझे डॉक्टरों ने बताया था और जो बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, कि आप खाने का जो मीठा तेल होता है, खाने का जो सोयाबीन का तेल होता है या खोपरे का तेल जो लोग सर में डालते हैं, अगर आप आधा कप एक किसी कूलर के उसमें डाल देंगे टैंक में, तो वो लार्वा मर जाएगा। मैंने पूछा कैसे मरेगा? उन्होंने कहा कि चूंकि वो जब पानी में तेल मिलता है तो उस लार्वा को माने जीवन जीने की जो सांसें होती है, ऑक्सीजन मिलती है, वो बंद हो जाती है। तो एक आम भाषा में उन्होंने बताया कि अगर आप डालेंगे तो वो कीटनाशक के बगैर भी लार्वा मर जाएगा। मेरे ख्याल से जिनके पास वो दवाएं ना हो, जो लोग सुन रहे हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद बचाव हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन हैं तो उसी प्रदेश के लोग। कुल मिलाकर जो वाजपेयी जी कह रहे थे कि इस पूरे मामले में भले ही वो वाजपेयी जी के हिसाब से अपने यहाँ कंट्रोल रूम ना खोलें कांग्रेस ऑफिस में, लेकिन कम से कम सरकारी तंत्र के साथ, NGO के साथ, या जैसे वोट मांगने जाते थे मोहल्लों में, शहरों में, गाँव में, कांग्रेस के लोग भी जाएं और कहें कि किस तरह से बचाव होगा और उस पूरे मामले में सरकार में कर लें। हाँ, सांसद उसमें शामिल हो, विधायक शामिल हो, पार्षद शामिल हो, और मैं तो ये कहता हूँ मीडिया भी इसमें शामिल हो और सब। क्योंकि अगर हम शामिल नहीं होंगे तो आप ये मान लीजिए कि अगले कुछ सालों में या 80 साल ये बीमारी महामारी बन जाएगी। बिल्कुल। अगर हमको इससे बचाना है तो ये हम डिबेट बाद में भी झगड़ा कर लेंगे, कुछ भी कह देंगे, किसी को धमका देंगे, लेकिन अगर डेंगू स्वाइन फ्लू को हमने नियंत्रित नहीं किया तो आप ये मान लीजिए कि इसमें गरीब बहुत मारे जाएंगे। अगर जरा भी सहानुभूति है हमारे मन में उनके प्रति तो हमको मिलकर अभियान चलाना चाहिए, और ये जब तक मिलकर नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वायरस दीपेश जी, एक दर्शक का कॉल ले लें दुर्गे जी, फिर आपके पास। जी बोलिए। ग्वालियर से वेद प्रताप जी हमारे साथ में, अपना विश्व प्रताप जी अपना सवाल कीजिए। जी विश्व प्रताप जी। हाँ
हाँ, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए और फिर अपना सवाल कीजिए। प्रणाम। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, पहले जब जो है देश इतना आगे नहीं बढ़ा था, 10-20 साल पहले, हाँ 10 साल पहले जब नहीं बढ़ा था, तब पहले हर गांव में डीडीटी छिड़की जाती थी और दवाइयाँ छिड़की जाती थी कुएं के पहले। अब तो हैंडपंप लग गए हैं, कुएं में दवा छिड़की जाती थी। प्रचार कहीं हो बीमारी या न हो, तो पहले जब होता, अब देश इतना आगे जा रहा, इतना आगे जा रहा, तो अपने आप क्यों नहीं अपने आप क्यों नहीं किया? ठीक है, उनका कहना है कि डीडीटी का छिड़काव होता था, अब शायद नहीं होता, लेकिन वो WHO ने बैन कर दिया। डॉक्टर साहब शायद और बताएंगे उसमें। आगर से एक दर्शक हमारे साथ में, सतीश जी अपना सवाल कीजिए। आने वाले एग्जामों में बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि पार्षद का ये काम है, नगर पालिका अध्यक्ष का ये काम है, विधायक का ये काम है, सांसद का ये काम है, मुख्यमंत्री का ये काम है। बहुत अच्छा। आज नगर की साफ सफाई होती है तो जवाबदार कौन? विधायक के पास जाते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष के पास जाते हैं तो आप वार्ड पार्षद के पास जाइए। ये क्या समस्या समझ में नहीं आती, आखिर किसकी जवाबदारी है? डॉक्टर साहब, इसमें मैं जोड़ता हूं आपको, जो मैं बात बहुत देर से कहना चाह रहा था कि पार्षद के जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, मेरे इलाके में पार्षद आए, वो पैर पड़ने लगा मेरे और तमाम वादे किए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो चुनाव जीता हारा वो तो बात की बात है, लेकिन उसके बाद जो जीता वो 1.5 साल में कभी शक्ल दिखाने नहीं आया कि साहब ये जितना भी समय हुआ 1 साल, कभी पूछने नहीं है कि साहब कोई तकलीफ है, कोई उसका नंबर नहीं है, वो कहाँ रहता हमें पता नहीं है। इसके अलावा गंदगी का ढेर आज भी लगा, आवारा मवेशी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? पार्षद क्या सड़क पर उतर, जब पार्षद के पास हम जाएंगे, जब 10 बार उसके हाथ जोड़ेंगे, वो तो हमारे पैर पड़ने आया था, अब क्या हम उसके पीछे हाथ जोड़ते फिर कि साहब आप सफाई कीजिए? क्या उसे सफाई गंदगी नहीं दिखती है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि इलाके में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? और सबसे ज्यादा पार्षद तो भोपाल में आप ही के हैं। देखिए, आपने पहले मैं एक चीज डॉक्टर साहब से जवाब लेते देखिए, इसके जो आपने विषय रखा है 2 हिस्से हैं। सरकार हमेशा एक होती है परमानेंट सरकार और एक चुनी हुई टेम्परेरी सरकार होती है, जो बार बार आपके चरणों में आती है, जैसा आपने कहा, और उसके बाद आप आशीर्वाद देते हैं तो ही जीतती है। तो आपके पास उस समय चॉइस होती है उसको बदलने का, और हम एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन एक परमानेंट सरकार होती है, जो उनके अधिकारी होते हैं, आपके इंजीनियर्स होते हैं, उसके बाद सफाई के ठेकेदार होते हैं, नगर निगम का कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं। तो क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये मैं राजनेताओं को मुक्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं दीपेश जी, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। डॉक्टर साहब उन पर एक्शन नहीं ले सकता, एक्शन किसको लेना है? ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। नहीं, आप तो सुन लीजिए, अब हम किस पे भरोसा मेरी बात तो सुन लीजिए क्या कि पार्षद और विधायक आप इसका दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और 5 साल में एक बार आपके पैर छूने आता है। लेकिन ये जो परमानेंट गवर्नमेंट है, ये 36 साल के लिए चुनी जाती है, आपके द्वारा नहीं, परीक्षाओं के द्वारा वो चुनी जाती है, जो आपके पास कभी नहीं आती है, आपका फोन नहीं उठाती। डॉक्टर साहब, इन पर एक्शन लिया जा सकता है, इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। सरकार क्या, जब IAS ऑफिसर बर्खास्त हो गए साहब, तो ये छोटे मोटे अफसरों की क्या इनके आगे घुटने टेक देंगे? क्या इनके आगे विधायक घुटने टेक देंगे? क्या इनके आगे मंत्री घुटने टेक देंगे? आज 2-2 मंत्री भोपाल से भी बिलोंग करते हैं। जो आप कह रहे हैं, उन मंत्रियों के इलाकों में भी स्थिति वही है। अगर मंत्री भी घुटने टेक रहे हैं तो फिर लेकिन ये एक तरफा नहीं है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप भी आइए, थोड़ा एक बार विधायिका का हिस्सा बनिए और इसको भी समझिए, देखिए। चलिए, अभी तो जो मेरी जिम्मेदारी में उसे पूरा करें। दुर्गेश जी कुछ कह लीजिए आप, क्योंकि समय कम बचा है, फिर राघवेंद्र जी आपके पास आता हूँ। दीपेश जी, माननीय राघवेंद्र जी ने भी बोला, माननीय दीपेश जी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने यहाँ पर एक स्वास्थ्य के सहयोग केंद्र खोल लिया। जो भी पहले तो माननीय वाजपेयी जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य कार्यालय है उसमें कौन सा एक केंद्र चल रहा है जिसमें स्वास्थ्य चल रहा है। नहीं, आप व्यक्तिगत तौर पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मैं उसकी पब्लिसिटी मार्केट में नहीं करता हूँ। चलिए, आप व्यक्तिगत तौर पे। दूसरी बात मेरा ये कहना है, दूसरी बात ये कहना है कि आज भी आप संदेह जो भी कर रहे हैं वो आप की ओर से करता हूँ, जो आप पार्टी की ओर से कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जो है आपकी सरकार आप सुन लें वाजपेयी जी, यदि आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी क्या है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो आज पिछले उसमें रहा है, यदि वाजपेयी जी बता दें कि भोपाल में कौन से नए अस्पताल, सरकारी अस्पताल, अच्छे स्तर के कोई अस्पताल खोले हैं तो उसकी जानकारी मुझे दे दें, तो मैं भी आम जनमानस को दे दूंगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि आप लैबें खोल दें, तो क्या उस लैब से खोलने के संबंध में कोई कार्रवाई आज तक ये कर पाए? क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, और अब भोपाल में महापौर भी इनके हैं, तो क्या भोपाल में ये कुछ कर पा रहे हैं? दूसरा, हर नगर नगरीय निकाय पे आज ये बड़े कॉलर ऊंचा करके बोलते हैं कि इनके लोग बैठे हुए हैं, तो जो सफाई की व्यवस्था होनी है
तीन तरफ से आप हमसे टैक्स वसूल रहे हो। एक नगर निगम अपने टैक्सों में सफाई का टैक्स ले रहा है, दूसरा आप घर के बाहर से कचरा उठाने के लिए रोज 1 रुपया के हिसाब से 360 रुपए साल के आप पूरे 365 रुपए ले रहे हो, 365 रुपए ले रहे हो। प्रति दुकानों पे आप सफाई के लिए, दुकान के बाहर से कचरा उठाने के लिए दुकानदारों से अलग से वसूली कर रहे हो। और माननीय मोदी जी ने स्वास्थ्य के रूप में या सफाई के रूप में एक टैक्स अलग से लगा दिया। तो हमारी जेबों में से आम जनमानस को तो हर तरफ से निचोड़ रहे हो। उसके लिए क्या कर रहे हो और क्या सोच रखते हो, कृपया इस पे कुछ बखान करो। डॉक्टर के तरीके से क्या होगा और ये क्या होगा वो नहीं, सरकार क्या कर रही है इसको बताइए। बिल्कुल, राघवेंद्र जी से एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, मेरा कहना ये है कि इसमें जाहिर है कि गलतियां अगर नहीं होती तो हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। अगर शासकीय तंत्र मजबूत होता तो स्थितियां बहुत बेहतर होती और आज हम उनकी जय जयकार कर रहे होते कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जाहिर है कि सब में दिक्कतें हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सवाल जवाब कुछ भी होते रहें, अगर मिलकर काम करेंगे तभी हम इससे निपट पाएंगे। सरकार के बूते की अगर ये बात होती तो कब का स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू खत्म हो चुका होता। अगर मिलकर काम, ये अलग बात है कि वाजपेयी जी ये करेंगे, हम भी करेंगे, पर एफर्ट्स और पैसा और सब चीजें तो सरकार के हाथ में है ना। सरकार तो पहले उस पर कुछ करे। देखिए, ये समय झगड़ने का नहीं है। मेरा कहना ये कि वाजपेयी जी आपको कहें वैसा आप भले ना करें, आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा रास्ता निकालें कि किस तरह से इसको हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से काबू कर सकते हैं, क्योंकि शासन का तंत्र मजबूत नहीं है। आखिरी में राघवेंद्र जी ने बता दिया कि सरकार बहुत ज्यादा कमजोर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्क्रिय है, ये चीज सबको दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष अगर मजबूत है, कांतीलाल भूरिया जिस प्रकार से अपने मान के लिए थाने के सामने बैठे हैं, उस प्रकार से किसी मेडिकल कॉलेज के सामने किसी डेंगू के मरीज के लिए सिंधिया जी, भूरिया जी, दिग्विजय सिंह कभी बैठे हैं आके? वाजपेयी जी सड़कों पे जाके मुख्यमंत्री बैठ रहे थे, आपकी पार्टी के आदमी ने वहाँ विस्फोट करवा दिया। आपकी सरकार में नहीं, दुर्गेश जी, वो जांच हो रही है, मेडिकल लैब खुल रही है, क्या शासन स्वास्थ्य पे लाभ पे काम कर रहा है, इस पे तो जवाब दे नहीं पा रहे। मैं आप ले जाके कभी वहाँ पहुंच रहे हैं, कभी इधर पहुंच रहे हैं, कभी कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए काम करें। हम तो सब कुछ जो करना है कर रहे हैं। और आज देश इस स्थिति में यदि कहीं पे खड़ा है तो वो कांग्रेस के शासनकाल में भी खड़ा है। आप तो कुछ करें, के लिए लड़े आके, आप तो कुछ करें, सरकार तो कुछ करे। अगर शासन का तंत्र मजबूत होता तो क्या यहाँ वाजपेयी जी उसको डिफेंड करने आ रहे होते? बिल्कुल सही कहा आपने। वाजपेयी दावे के साथ कहते कि आप लोग गलत कह रहे हैं, स्थितियां बिल्कुल भिन्न है, लेकिन वो चूंकि स्थितियां कमजोर हैं, कुल मिलाकर उसका नुकसान हम सबको हो रहा है। लड़ने का वक्त बाद में अपन ले सकते हैं। बस दुर्भाग्यक्रम कहें कि इतने बड़े बजट के बावजूद हमारे प्रदेश में कमलनाथ जी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सामने बैठे, मैं तो बोल रहा हूँ भैया वाजपेयी जी, हम तो ग्वालियर में सवाल कर रहे हैं कि सरकार, हम जहाँ कहोगे हम वहाँ बैठ जाएंगे, पर सरकार क्या कर रही है वो बता दो। सरकार जो लाखों रुपए का बजट है गबन करने के अलावा क्या कर रही है? स्वास्थ्य के अधिकारी करोड़ों अरबोपति, अरबपति, खरबपति हो रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? मुझे कहना है कि वाजपेयी जी, मुझे ये कहना है कि आप क्यों कांग्रेसियों का मुंह देख रहे हैं? सामने बैठने से इलाज हो जाता तो चलो हम बैठ जाते हैं। वाजपेयी जी, क्या आपको बोलो हम वहाँ बैठ जाते हैं। एक मिनट दुर्गेश जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, ऐसे कार्यक्रम खत्म नहीं कर पाएंगे। अरे दुर्गेश जी, वो सब चर्चा यहाँ नहीं। वाजपेयी जी, अरे दुर्गेश जी, एक मिनट, पूरे करते जाना। ठीक है दुर्गेश जी। वाजपेयी जी, क्या आपने सिंधिया जी इनके भरोसे तो भूरिया जी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा? सरकार में इतना दम होना चाहिए कि वो अपने दम पर पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त और निश्चिंत कर सके कि आपको कोई भी बीमारी होगी सरकार पूरे इंतजाम करके दे रही है। सहमत हूँ कि किसी भी शासन में कोई भी राजनीति चलाए पूर्णता नहीं होती। मैं सहमत हूँ, इसीलिए ये कार्यक्रम में बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ साथ विपक्ष सकारात्मक हो, इन कमियों को वही वो बात में दुर्गेश जी से कहूंगा, दुर्गेश जी से भी ठीक है। विपक्ष कमी बता रही है, दुर्गेश जी होता है तो 15 दिन आकर इंदौर में बैठते हैं। वाजपेयी जी, आपकी बात, दवाइयाँ आपकी व्यवस्थित एमवाई हॉस्पिटल के सामने कभी सिंधिया जी को आपने बैठे देखा है? डॉक्टर साहब, जूडा की समस्याओं का आप निदान करोगे, ये तो आपको बताना है। ये विपक्ष हो या आम जनमानस हो गया। सिवाय जो है आप दूसरे के ऊपर बात को टालने के अलावा यथार्थ पे बात करो। जी पूरे मुद्दे पर 12 साल की सरकार के बाद भाजपा भी सफल नहीं है, और इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस भी असफल है। इसीलिए स्वास्थ्य की ये दुर्गति हो रही है, स्वास्थ्य सेवा इसलिए बर्बाद है। आज वाजपेयी जी आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप
आपका कोई लीडर धरने पर बैठा अस्पताल के सामने? अगर ये हालत होती राघवेंद्र जी धरना और उससे कुछ हो रहा हो, यदि हल निकल रहा हो तो आज राजेंद्र कासवा गिरफ्तार हो। अरे दुर्गेश जी एक मिनट, चलिए हम चर्चा को समेटने का कमलनाथ जी पे दुर्गेश जी वाजपेयी जी अस्पताल और चर्चा को हम समेट रहे हैं, कब और कहाँ मिलेंगे? कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं दुर्गेश जी की पुतले जलाने से या नारे लगाने से हल नहीं निकलना समस्या का। अगर आप भी एक सशक्त विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार की गलतियां तो बताइए, लेकिन मरीजों की मदद भी कीजिए। क्यों नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर, मोहल्लों में जाकर वहां के पार्षद को जगाएं या काम करने पर मजबूर कर दें, अधिकारी को मजबूर कर दें कि वो काम करें। जनता को भी जगाएं कि कैसे वो अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं और स्वयं देखिए बचाव भी कीजिए। इलाज होगा वो बात की बात है, लेकिन बचना भी बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल का दौर अब शुरू होने वाला है। अरे आप हमारी चिंता छोड़िए, सरकार को दिखा दीजिए, वाजपेयी सरकार को बोलिए कि कुछ काम करे। वाजपेयी जी बिल्कुल कांग्रेस अपेक्षा कर रहे हैं, सरकार गबन करने के अलावा सरकार व्यापम घोटाले करने के अलावा हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं कर रही। ठीक है दुर्गेश जी, हम यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि सब मिलकर एक जो बात होती थी कि जनता के हित में कोई बात होती, यहाँ पर आपने कोशिश की लेकिन तरह की तकनीकी में सुलझाने की कोशिश की डॉक्टर साहब। लेकिन हम उम्मीद करें सरकार से कि ये जो भयावह दौर आए कुछ दिनों बाद, उससे पहले सरकार जाग जाए। आप टेक्निकलिटीज में मत उलझाइए तमाम चीजों को। एक गरीब मरीज को इलाज चाहिए, आप उसे मुहैया करा दीजिए। उसके मास्क, उसे वो मास्क जो 5 रुपए 10 रुपए का है वो 100 200 रुपए में न खरीदना पड़े, आप ये इंतजाम कीजिए। उससे समय पर प्लेटलेट्स मिल जाए, आप ये इंतजाम कीजिए। उससे जो किट आती है वो नकली ना हो, उसमें कोई घोटाला ना हो, आप ये इंतजाम कीजिए। आप इतना कर लेंगे बहुत ही, विपक्ष करे न करे उनके ऊपर वो हम छोड़ते हैं। बाकी हमारी कोशिश आपको जगाने की रहेगी। हमें